Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत Theories of Social Stratification. Okay students, so without wasting much time we should start this video on this topic Theories of Social Stratification. Okay. विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न कारणों का उल्लेख किया है। यद्यपि यह सभी विचार कारणात्मक दृष्टिकोण से एक दूसरे से कुछ भिन्न है, लेकिन इन सभी के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज के लिए एक आवश्यक विशेषता है। प्रस्तुत विवेचन में हम मार्क्स वेबर, पार्सन्स, डेविस तथा मोरे के विचारों के संबंध में सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करेंगे। According to Napier, a social class is culturally defined group that has accorded a particular position or status within the population as a whole. सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति या पद प्रदान किया जाता है। कॉल मार्क्स का सिद्धांत थ्योरी बाय कॉल मार्क्स। ओके, मार्क्स का विचार है कि विभिन्न समाजों के इतिहास में मनुष्य की प्रेरणा देने वाली सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? मनुष्य के रहने का एक विशेष ढंग। मार्क्स का कथन है, जिस प्रकार जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार व्यक्ति जिस ढंग से जीविका उपार्जित करता है उसका मस्तिष्क भी वैसा बन जाता है, जिसका अर्थ यह है कि जीविका उपार्जित करने के ढंग में होने वाला परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन की दशा उत्पन्न करता है। आपका विचार है कि सामाजिक असमानता अथवा दूसरे शब्दों में सामाजिक स्तरीकरण एक स्वाभाविक घटना नहीं है। समाज में जब थोड़े से कुछ व्यक्तियों का ही भूमि पर अधिकार हो जाता है अथवा उत्पादन के साधनों पर अधिकार होने से श्रम शक्ति उनके अधीन हो जाती है, तो इसी से सामाजिक असमानता का जन्म होता है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश समाजों में श्रमिक वर्ग के पास ना तो अच्छे उपकरण हैं और न ही उन्हें उत्पादन के दूसरे साधन जैसे कच्चा माल, पूंजी अथवा प्राकृतिक साधनों की सुविधाएं मिल पाती हैं। मालिक वर्ग उनकी संपत्ति और पूंजी की सहायता से अधिक पूंजी एकत्रित करता है और बड़े लाभ प्राप्त करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक साधनों के आधार पर अनेक वर्गों का निर्माण भी होता रहता है। इनमें से प्रत्येक वर्ग को जीवन में विकास करने से संबंधित अवसर भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त होते हैं। कुछ समय बाद यह अंतर केवल आर्थिक साधनों का ही नहीं रह जाता है, बल्कि उनको मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी इसी के अनुपात में निर्धारित होने लगती हैं। इसके फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक शक्ति बढ़ने के साथ ही कानूनों, साहित्य तथा विज्ञान पर भी उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है।
मार्क्स का कथन है कि मानव समाज का संपूर्ण इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक असमानता को प्रोत्साहन मिलता रहा है। सेकंड पॉइंट है आपका वेबर्स थ्योरी, मैक्स वेबर का सिद्धांत। ओके, वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के कारण के रूप में आर्थिक शक्तियों के प्रभाव को कुछ भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। वेबर का कथन है कि मनुष्य केवल आजीविका प्राप्त करने के लिए ही काम नहीं करता है, बल्कि कुछ है जो उसके कार्यों को प्रभावित करती है। इसलिए सामाजिक असमानता अथवा सामाजिक स्तरीकरण की दशा को अनेक कारणों के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था समाज में इसलिए उत्पन्न होती है कि कुछ व्यक्तियों के राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक अधिकारों का अपहरण कर लिया जाता है। इससे पुनः स्पष्ट होता है कि सामाजिक असमानता की स्थिति व्यक्ति को अपने जीवन में मिलने वाले विभिन्न अवसरों, लाइफ चांसेस से संबंधित है। व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले अवसर दो दशाओं से संबंधित होते हैं। नंबर 1 व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तथा नंबर 2 व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आर्थिक साधनों पर उसके प्रभाव की मात्रा कितनी है, जबकि सामाजिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके रहन सहन, शिक्षा, वंश और वर्गीय स्थिति के कारण उसे समाज में कितना मिलता है। वेबर का विचार है यदि कुछ व्यक्तियों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उन्हें भविष्य में भी लाभ के अवसर प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह अधिकार संपन्न व्यक्ति अनेक प्रकार से आर्थिक और सामाजिक शक्तियों पर भी अपना एक अधिकार स्थापित करके अपनी उच्च स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करता है। ओके, वेबर ने निष्कर्ष दिया है कि सामाजिक असमानता केवल तब उत्पन्न होती है जब समाज में कुछ व्यक्तियों की भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होने लगते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति इन लाभों को उतनी अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाते हैं अथवा उनसे बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। इसी के फलस्वरूप सामाजिक असमानता अथवा सामाजिक स्तरीकरण का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्सन्स थ्योरी, पार्सन्स का सिद्धांत। ओके, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत को विभेदात्मक श्रेणीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल रैंकिंग अथवा मूल्यांकन सिद्धांत, इवेल्यूटिव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। पार्सन्स ने इस सिद्धांत की विवेचना संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की है। पार्सन्स के अनुसार प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यवहार का आवश्यक व आदर्श नियम मानते हुए प्रत्येक सदस्य से इन्हीं के अनुसार आचरण करने की आशा की जाती है। In the Parsons theory, Parsons has declared 4 आदर्श रूल्स। इन्होंने 4 आदर्श नियमों का उल्लेख किया है अपने वर्गीकरण में, जिनके पालन अथवा उल्लंघन के आधार पर ही समाज में व्यक्ति का निर्धारण होता है। यह मूल्य आदर्श नियम है। नंबर 1 अनुकूलन,
नंबर 2 लक्ष्य प्राप्ति, नंबर 3 एकीकरण एंड नंबर 4 है स्थिरता। ओके, अनुकूलन का अर्थ है सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा समाज में उन लोगों की ऊंची परिस्थितियां दी जाती हैं जो अनुकूलन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देकर सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने में योगदान करते हैं। नंबर 2 है लक्ष्य प्राप्ति, जिसमें व्यक्तिगत हितों की तुलना में संपूर्ण समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है एकीकरण, जिसका उद्देश्य समाज का निर्माण करने वाली इकाइयों को एक दूसरे से जोड़ना और एकता को बनाए रखना। नेक्स्ट है स्थिरता, जिसमें लोगों की परिस्थितियों का इस तरह निर्धारण करते हैं जिससे पारस्परिक संघर्ष को कम करके सांस्कृतिक आदर्श नियमों को अधिक स्थिर और प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, डेविस तथा मूरे, फंक्शनल थ्योरी ऑफ डेविस एंड मूरे। सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या में इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूरे ने प्रस्तुत किया है। सामाजिक स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यह स्थिति सामाजिक संगठन के लिए उपयोगी होती है और इस सिद्धांत से संबंधित कुछ विचारों का भी इन्होंने वर्गीकरण किया है, जैसे कि कोई भी सामाजिक संगठन अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह कार्यात्मक रूप से उपयोगी हो अथवा व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करे। नेक्स्ट है यदि सामाजिक संगठन को अधिक समय तक जीवित रखना है तब ये जरूरी है कि योग्य व्यक्ति एक निश्चित ढंग से इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सके। सामाजिक व्यवस्था के अंदर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुपात में ही पुरस्कार या प्रेरणा दे देना ही काफी नहीं होता है, बल्कि सभी व्यक्ति को यह विश्वास होना भी जरूरी है कि महत्वपूर्ण पदों पर केवल योग्य व्यक्ति ही कार्य कर रहे हैं। ओके, मार्क्स और बेवन ने यह मान लिया है कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति के अधिकारी की मात्रा भिन्न भिन्न होने के कारण सामाजिक स्तरीकरण में उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त होता है। So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.